जय हिंद दोस्तों। तेजस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं हरी सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। दोस्तों, आज 2022 में 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया है। बजट लगे हाथ ही आपके लिए बजट की जो खास झलकियां हैं, जो बजट की हाइलाइट्स हैं, वो आपके लिए निकाला गया है। आपके एग्जाम के लिए बजट को निकाल करके एकदम, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल मलाई। हालांकि जब आप इसको अखबारों में पढ़ेंगे, पत्रिकाओं में पढ़ेंगे, पीडीएफ फॉर्म में देखेंगे, तो ये बजट एक झमेला सा दिखाई देगा उन बच्चों के लिए जो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स की भाषा को नहीं समझते हैं। लेकिन जो इसको साधारण भाषा में, साधारण तरीके से आपके लिए मैंने बनाया है, उसका क्रीम बात क्या है। एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम में ले लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे यूपीएससी के एग्जाम में लीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में लीजिए, ये बजट जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उन बच्चों को पता है जो गत कई वर्षों से परीक्षाएं दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज के और वनडे के एग्जाम्स दे रहे हैं, करंट अफेयर में हर साल बजट का बहुत मेजर पोर्शन होता है। तो बजट को बहुत ही गंभीरता से लेना है, इसका नोट्स बनाना है। अभी इस वीडियो में ये पहला इसका चरण है जो बजट का, अभी हाल ही में जैसे ही बजट समाप्त हुआ है उसका एक नोट्स बनाया हूं और बनाने के बाद आपके लिए लेकर आया हूं। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट और जो आवश्यक पार्ट होंगे उनको लागू किया जाएगा, उनको जारी किया जाएगा। यूट्यूब चैनल हरी सर जीएस सेंटर काशी पर आप जाएंगे तो आपको इसके कई पार्ट मिलेंगे। हालांकि ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि बजट में किन किन बातों को सरकार ने इस बार तवज्जो दिया है और किन किन बातों को छोड़ दिया, किन किन बातों को नजरअंदाज किया। तो उसके एक तो बजट की समीक्षा होती है, दूसरा उसके प्रॉस होते हैं, मतलब एक पक्ष सकारात्मक और कौन से एक नकारात्मक पक्ष बजट के। भाई, हर सिक्के के दो पहलू है ना, वैसे बजट के भी सबसे पहले कंटेंट की बात होगी, क्या क्या हुआ, इसके बाद इसकी सकारात्मकता, उसकी नकारात्मकता और एक अंत में इवैल्यूएशन। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र केवल तथ्यों के संकलन पर ध्यान ना दें, इस बात को जरूर ध्यान दें कि सबसे पहले कैसे किसी चीज को ड्राफ्ट किया जाता है। तो अगर आज हम बजट करने वाले हैं तो बजट के कंटेंट पे बात करेंगे, आंकड़ों पे बात करेंगे, उसके बाद उन आंकड़ों को छाटेंगे, जिसे सेग्रीगेशन कहते हैं। छांटने के बाद उन्हें सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करने के बाद उनको प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे और अंत में अपना एक मत देंगे, अपनी एक राय देंगे। और इस बजट में मैं आपको अंत में यह भी बताऊंगा कि दुनिया भर के जो भारत के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स्ट हैं, उनकी अपनी राय क्या रही, कैसा रहा, क्या एक लोक लुभावन बजट ही था या इसमें कुछ काम की भी चीजें हैं, किसके काम की चीजें हैं। डिजिटल इंडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या कुछ किया गया है, तो इसको चलिए देखते हैं। और जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। कॉपी कलम ले लीजिए, वैसे स्क्रीनशॉट का मौका मिलेगा। चलिए बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने लिखा है कि इंटरनेट सेवा। आपको पता है कि इसका डिजिटल जो है मामला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज की दुनिया में। इसके बिना 21वीं सदी की जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 2022 तक निजी कंपनियां देश में 5G नेटवर्क सर्विसेज शुरू करेंगी। कह रहा है कि ये 5G मतलब 5वां जनरेशन, इंटरनेट का जो 5th जनरेशन है, ये शुरू होने वाला है। आपको पता है कि कई विकसित देश 5G सर्विसेज शुरू कर चुके हैं, तो भारत भी शुरू करेगा 5G की सेवा और 2022 में शुरू हो जाएगी। लीडिंग प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनके साथ में शुरू होगा, प्राइवेट कंपनियों के साथ शुरू होगा। दूसरा है डिजिटल विश्वविद्यालय की बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कोविड पैंडेमिक में शिक्षा का कार्य कम से कम 1 वर्ष से ज्यादा बाधित रहा। तो
इसमें अब एक नई चीजों का उदय होगा। वे सारी चीजें जो पैंडेमिक में घर बैठे हो सकती हैं वो सब शुरू होगा। उसके ही क्रम में है क्या, डिजिटल यूनिवर्सिटी। इस वाले बजट में लिखा गया है कि डिजिटल विश्वविद्यालय बनेंगे, नोट कर लीजिएगा। तीसरी बात है कि ई विद्या चैनल शुरू होगा। मैंने इसमें एजुकेशन की भी बात है, EDU एजुकेशन की बात है। मैंने कहा है कि क्या शुरू होगा, ई विद्या, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कह लीजिए, या ऐसी विद्या का शुरू जो वर्चुअल होगा सारे बच्चों के लिए। प्राथमिक, माध्यमिक, अपर प्राइमरी और हायर एजुकेशन के लिए अब क्या होंगे, प्राइवेट चैनल। कई प्राइवेट चैनल आप देखेंगे कि तो खुल के जो है फ्लोर पे आएंगे, वो सब पढ़ाते नजर आएंगे। बच्चों को वो कमी दूर करने की कोशिश होगी जो वो मोबाइल पे करते हैं, अब वो शायद टीवी चैनलों के माध्यम से होगा। अगला है कि 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे। नोट करिएगा, ऑप्टिकल फाइबर का संबंध इंटरनेट कनेक्टिविटी से है। इसका मतलब यह हुआ कि 2025 तक भारत के सभी गांवों को किससे जोड़ा जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर से। ये क्वेश्चन बन सकता है किसी भी करंट अफेयर में कि भारत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा 2022, 2023, 2024, 2025। आपका उत्तर क्या होगा, 2025। अगला पॉइंट है इसमें, ये हो गया। मैंने इसमें अगला जो लिखा है कि वो टैक्स, जो टैक्स है इसके बारे में क्या बात हुई। टैक्स के बारे में काफी बात हुई है, टैक्स के बारे में इस बार काफी बातें हुई हैं बच्चों। टैक्स यानी कर, कर की परंपरा आज से नहीं शुरू है। कर की परंपरा हमारे इतिहास में तब से शुरू है जब से इतिहास जाना गया है। आप देखेंगे तो मौर्य काल, गुप्त काल, इन सबों में 1/6 के आसपास, 1/4 भू राजस्व का 1/4, 1/6 कर हुआ करता था और कर को बड़ी सख्ती से वसूला जाता था। कर न देने वालों को तो मौर्य साम्राज्य में सजाए मौत दी जाती थी, कर चोरी करने वालों को। आजकल तो जानते ही हैं कर चुरा करके कुछ लोग विदेश भाग जाते हैं, पखेरु उड़ जाता है, यहां पे कमाते हैं, अपनी अकूत संपत्ति बनाते हैं और सरकार थोड़ी सी, सरकार की नजरों में धूल झोंक करके और भाग जाते हैं। विजय माल्या साहब टाइप के लोग हैं। तो इस कर को मौर्य काल में कर को छुपाने वाले को मृत्युदंड की सजा मिलती थी। बाद में आगे चलकर गुप्त काल में, फिर बाद में गुप्तोत्तर काल में इसमें आपका आ जाता है हर्षवर्धन, वर्धन वंश में यहां भी कर रहा। बाद में दिल्ली सल्तनत में भी कर कई तरह से, इस्लामिक, नॉन इस्लामिक, वो कर लगे। मुख्य जो टैक्स था वो था। बाद में मुगल काल में भी कर का अलग अलग स्वरूप रहा, जिसमें आप जानते हैं जजिया, खराज, खुम्स, ठीक है, ये तमाम कर होते थे। तो कर जो है इसमें सरकार का हमेशा से ध्यान रहा, इस वाले बजट में भी रहा। मैं करंट को इतिहास से जोड़ के इसलिए बता रहा हूं ताकि इसको समझने में आपको क्या हो, आसानी हो। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है कि कॉरपोरेट टैक्स को 15% से घटाकर 12% किया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि जो पूंजीपति हैं उनको कर में छूट मिली है। अगर वो 15, मतलब ये समझ लीजिए कि 100 रुपए में अगर वो 15 रुपए दे रहे थे तो उनको 100 रुपए में कितना देना होगा, 12 रुपए। 3 रुपए का लाभ उनके लिए बहुत बड़ा है, करोड़ों अरबों में जाता है, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि स्टार्टअप के लिए टैक्सेस में छूट दी जाएगी। स्टार्टअप क्या होता है, आपने कोई कार्यक्रम, कोई आइडिया, कोई कंपनी दिमाग में आई, आपने शुरू किया, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, स्टार्टअप बोलेंगे। इसमें सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है, तो एक अच्छी खबर है कि भाई जितने भी नवयुवक हैं, जितने भी नए लोग हैं जो नया काम शुरू करना चाहते हैं देश में, उनको टैक्स में रियायत दी जाएगी। अगला पॉइंट है बच्चों, यहां देखिए लिखा है कि सहकारी संस्थाओं यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर टैक्स घटाकर कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। तो एक अच्छी बात है, घटाकर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी समितियां, सहकारिता पर काम करती हैं, जो गांधी जी का मूल सामाजिक विकास का जो फंडा था, सहकारी समितियां, उस पर टैक्स घटाया गया है। सरचार्ज जो है, जो सरप्लस जो टैक्सेस होते थे, इनको 12% से घटाकर कितना किया गया है, 7% किया गया है।
ये भी ज्यादातर उद्योगपतियों को ही समझ में आएगी ये भाषा, किसानों को तो समझ में आएगी नहीं। क्रिप्टो करेंसी द्वारा कमाई 30%, क्रिप्टो करेंसी द्वारा कमाई पर 30% का टैक्स लिया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है, एक वर्चुअल करेंसी जिसको जो जो फिजिकली नहीं होती है। जैसे आपका रुपया पैसा नोट है ना फिजिकली, वो फिजिकली नहीं होता है, वो वर्चुअल होता है। इंटरनेट पे ही उसका लेन देन होगा और ये इसका दुनिया में बड़ा तेजी से प्रचलन चला है। ठीक है, हालांकि क्रिप्टो करेंसी पर हमारी संसदीय जो समिति है इसने मुहर नहीं लगाई है, लेकिन आरबीआई अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लेकर आने वाली है। इस बात के पूरे संकेत है। आज के बजट के सबसे इंपॉर्टेंट बिंदुओं में से एक है कि क्रिप्टो करेंसी पर जो कमाई होगी आपकी, जैसे आजकल अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, जितने भी नेता परेता जितने हैं, सब आजकल कहाँ पैसा लगा रहे हैं? अरे गुरु, जमाना बदल गया है, सब पैसा कहाँ लगा रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी पर। आप भी थोड़ा जानिए ना, लगाइएगा मत, अभी तो आप सारा ध्यान पढ़ाई पे लगाइए सिलेक्शन के लिए। पैसा वैसा आएगा तो लगाइएगा क्रिप्टो करेंसी पर। तो सरकार ने क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लगाने का मन बना लिया है। अगला है वर्चुअल इंडिया, वर्चुअल डिजिटल ट्रांसफर पर 30% का टैक्स है। यानी वर्चुअली आपने कोई भी पैसा लेन देन किया मोबाइल से, इंटरनेट से, इस पर कितना टैक्स किया जाएगा? 30%। यहां से भी सरकार को कमाई हो रही है, मतलब खूब कमाई हर ओर से हो रही है, धकाधक हो रही है ना, आपकी भाषा में धकाधक कमाई हो रही है। अतिरिक्त टैक्स देकर गलती सुधारा जा सकता है। लो भैया, ये भी बात मामला आप ही के फेवर में है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो जेल नहीं जाना होगा। अगर आपके पास पैसा रुपया सयारे है, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, सयारे मतलब बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करिए, भूल सुधार कर लीजिए। भूल सुधार करने में आप करेंगे क्या कि 2 साल तक आईटीआर में आपको रिलैक्सेशन मिला है, जाइए जो अतिरिक्त वो टैक्स जो जैसे आप बोलते हैं ना कि हाँ पेनाल्टी भर दीजिए और आपको किससे मुक्ति मिल जाएगी? आपको उस दंड से मुक्ति मिल जाएगी। लिखा है अतिरिक्त टैक्स देकर गलती सुधारी जा सकती है। वैसे गलतियां तो बहुत पैसे वाले बाहुबली भारत में सुधार लेते हैं। गलतियां भारत में पैसे वाले बाहुबली ये लोग सुधार लेते हैं। कैसे देकर? पैसे देकर सारी गलतियां सुधारी जाती है ना, ये परंपरा अच्छी नहीं है। खैर, ये टैक्स का मामला है, ये अलग बात है, मेरा वहां इससे कोई मतलब नहीं था। इरडा जो है ये बीमा नियामक प्राधिकरण है जो बीमा बॉन्ड जारी करेगा। इसको नोट करिएगा कि बीमा बॉन्ड जारी करेगा अब इरडा एलआईसी, जीआईसी, इन सब को जो कंट्रोल करता है वो क्या करेगा? बीमा बॉन्ड जारी करेगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 2022-23 में बच्चों क्या होने वाला है बताइए? सोवरिन ग्रीन बॉन्ड। सोवरिन मतलब संप्रभु होता है, सोवरिन का हिंदी संप्रभु होता है। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी होगा और इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व में बढ़ोतरी मिलेगी। तो सरकार की आमदनी के जो स्रोत हैं वो तो बढ़ रहे हैं, कई जगह से टैक्स उगाही है। खैर, अच्छी बात है, सरकार के पास ज्यादा टैक्स आएगा तो वो क्या बनाएगी? आपके लिए सड़क, पुल, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, स्कूल, लोगों की पेमेंट दी जाएगी। जो सरकारी नौकरी, जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, उनका वेतन भी तो टैक्स से ही आता है ना। चलो, इसमें नोट कर लीजिएगा कि सरकार जो है 2022-23 में क्या करने वाली है? सोवरिन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी सरकार। मैंने इसको नोट करके यहां पे बनाया है। पहला लिखा है कि नो स्पेशल सपोर्ट टू एमएसएमई, ये एक चिंता का विषय है। आज के निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, इनके बजट में एक कंसर्निंग इशू है कि एमएसएमई जो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा कैटर करता है, इसके लिए कोई खास प्रोविजन नहीं है। कुछ अतिरिक्त धनराशि जारी की गई है बैंकों के लिए, लेकिन बैंक जो है एमएसएमई वाले लोगों को कितना सहूलियत देंगे, ये तो इतिहास रहा है कि इस तरह का कोऑपरेट अगर करते तो एमएसएमई वाले चिंतित नहीं होते। खैर, कुछ सकारात्मक कदम है, लेकिन ज्यादा विशेष लाभ एमएसएमई सेक्टर को नहीं मिला है। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु है कि नो चेंजेस
इन इनकम टैक्स स्लैब। तो बच्चों एक चीज जानिएगा कि इनकम टैक्स का जो स्लैब था, जो हर आदमी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो सरकार को टैक्स में देता है, उसे इस बार उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी कि उसे इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिलेगी। तो वो ये इस बार नहीं होने वाली है। पिछले वाला ही स्लैब चलेगा कि कितने लाख रुपए पर कितना टैक्स जा रहा है, और बिल्कुल राहत नहीं है। तो 2 पॉइंट कंसर्निंग है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह बजट जो होगा कितने साल का होगा, 25 साल का विजन होगा। यह बजट बच्चों 25 साल का विजन होगा। खैर अच्छी बात है, 25 साल का विजन दूरगामी है, लेकिन कुछ ज्यादा ही दूरगामी तो नहीं है। 25 साल का विजन होगा। बजट में किसान और कौशल को महत्व दिया जाएगा। यहां पे एक अच्छी बात है कि जो बजट है इसमें किसान मतलब फार्मर और कौशल मतलब स्किल। स्किल किसका, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट में, इन दोनों को उस पर महत्व दिया जाएगा। यहां आ जाइए थोड़ा इस कोने में, मैंने यहां पे एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स में लिखा है बच्चों कि इस बजट में किसको किसको क्या फायदा है। तो गांव के बड़े बूढ़े जवान बुजुर्ग शहरी ग्रामीण सभी सुन ले, घोषणा है, सुनो सुनो सुनो। क्या घोषणा है, मोबाइल सस्ता होगा, मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा। गुड न्यूज, चार्जर भी सस्ता हो जाएगा। लीजिए भाई, करिए दिन भर चार्जिंग, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल फोन सस्ता होगा, चार्जर सस्ता होगा, कपड़ा सस्ता होगा, चमड़े का सामान, चमड़े का थैला, चमड़े का बना हर सामान क्या होगा, सस्ता होगा। गुड न्यूज, हीरा, हीरा तो बहुत महंगा आता है। हीरा, विदेशों से आने वाली मशीनें, ये भी हम लोग नहीं मंगाते हैं लेकिन सस्ता हो जाएगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चलिए कुछ तो फायदा है। होम मिनिस्ट्री नाराज नहीं होगा। होम मिनिस्ट्री का मतलब मेरी बहनें और जो श्रीमती लोग हैं घरों में, उनके लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। हीरा सस्ता हो जाएगा, विदेशों से आने वाला सामान सस्ता हो जाएगा। और क्या सस्ता हो जाएगा, चमड़े का सामान, कपड़ा लत्ता सब सस्ता हो जाएगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी सस्ता हो जाएगी। तो शादी ब्याह फंक्शन पार्टी में जाने वाली तमाम महिलाओं को इससे सहूलियत मिलेगी। गुड न्यूज फ्रॉम होम मिनिस्ट्री फॉर होम मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, जूते और चप्पल सस्ते हो जाएंगे। जूते चप्पल सस्ते हो जाएंगे, ठीक बात है, ये सस्ते हो जाएंगे। एक चीज इसमें अच्छा है बच्चों, क्या अच्छा है कि गरीबों के लिए क्या बन रहा है, गरीबों के लिए छत फिर से बढ़ेगी। कितना हो जाएगा, गरीबों के लिए मकान बनेगा बच्चों, और वो 80 लाख मकान होंगे। आंकड़ों को नोट कर लीजिएगा। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, वो ये नोट कर लें कि 80 लाख घर बनाए जाएंगे इस वाले बजट में, कहा गया है। तो मोबाइल फोन सस्ता होगा, चार्जर सस्ते होंगे, कपड़ा चमड़े का सामान सस्ता होगा, हीरा, विदेशों से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सस्ती होगी, जूते और चप्पल सस्ते होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पीडीएफ से कम तो है नहीं, कहने को पीडीएफ है बट है तो उसी एकदम बिल्कुल उसी की तरह जिसे आप नोट्स बनाने में प्रयोग करेंगे। मेरे पास हो गया। मेरे पास बच्चों कुछ रिटर्न में है, पढ़ देता हूं। कह रहा है कि रक्षा खरीद में 65% जो खरीदारी होगी वो कहां से होगी, वो आपको निजी मेक इन इंडिया के द्वारा होगा। इसके अलावा डीआरडीओ के साथ निजी कंपनियां काम करेंगी। डीआरडीओ जो डिफेंस के लिए तमाम औजार आदि बनाता है, डीआरडीओ के साथ सारी प्राइवेट कंपनियां मिलकर के मेक इन इंडिया के द्वारा देश में रक्षा उपकरण आदि बनाएंगे। गुड न्यूज है। सिंगल विंडोज क्लियरेंस सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। कोशिश होगा कि जो कुछ भी स्टार्टअप नई कंपनियां शुरू हो रही हैं उनको सिंगल विंडो के द्वारा उनको बढ़ावा दिया जाएगा। एक और अगला चीज है कि डाकघरों में एटीएम की सुविधा दी जाएगी। डाकघरों में एटीएम, ठीक है, उसकी सुविधा दी जाएगी। अभी तक ये रेगुलर बैंकिंग के द्वारा होता था, अब डाकघर के कर्मचारियों को एक काम और मिला। इरडा द्वारा बीमा बॉन्ड जारी किया जाएगा। सेज की जगह नए कानून बनेंगे। सेज की जगह क्या होगा, नए कानून बनेंगे। तो सेज मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर विशेष वाणिज्यिक कार्यवाही होती है। अब उसके लिए कानून में बदलाव होंगे। जो उद्योगपतियों के लिए जो लाभकारी कानून है वो लाए जाएंगे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है ऑनलाइन सर्विसेज में लगेंगे।
तो एक तो मैंने बताया कि पोस्ट ऑफिस के पास एटीएम की सर्विस शुरू हो जाएगी और 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है वो किस में लग जाएंगे, वो ऑनलाइन कार्यक्रम में लग जाएंगे। ये अच्छी बात है एंगेजमेंट और वर्चुअलिटी के लिहाज से। 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें बनेंगी। वंदे भारत एक प्राइवेट सेक्टर की एक नई पहल है भारत में, जो बेहतरीन सुविधाएं देता है, हालांकि उसकी कीमत तो है। तो 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें दौड़ेंगी। अगला है कि वाहनों के लिए शहरों में ई वाहनों के चलन को बढ़ावा मिलेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक जो रिचार्जेबल गाड़ियां होती हैं उनके चलन को बढ़ावा मिलेगा बच्चों। दलित किसानों को सरकार मदद करेगी, दलित किसानों को सरकार मदद करेगी जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ऊर्जा उत्पादन किया जा सके और पारंपरिक विद्युत पर निर्भरता कम की जा सके। देश में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। जो देश के लोग देश में निवेश करना चाहते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है कि ईवी बैटरियों को स्वैपिंग पॉलिसी में लाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरियों को स्वैपिंग पॉलिसी में लाया जाएगा। ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को सरकारी खरीद पेपरलेस किया जाएगा। एक अच्छी बात है कि धोखाधड़ी से बचने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए जो सरकारी खरीद होगा उसको पेपरलेस किया जाएगा, वर्चुअल किया जाएगा। छात्रों के लिए ई विद्या हो ही गया है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। ये तो शुरू से ही है, 2014 से मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम चल रहा है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। पराली जलाने के लिए एक विशेष इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव प्रोग्राम, उसे रोकने के लिए, पराली जलाने से रोकने के लिए विशेष आइडियाज, विशेष प्रोग्राम बनेंगे। और ये 2022-23 में एक अच्छी बात है, डिजिटल रुपया शुरू होगा। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो डिजिटल रुपया जारी करेगी, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइएगा। मैंने बोला था क्रिप्टो करेंसी पर कमाई का 30% टैक्स देना पड़ेगा। एक बात पराली की है, तो पराली मतलब गांव देहात में उसे पुआल कहते हैं, जिसे पोरा भी कहते हैं। जैसे आप जब धान को फटकने के बाद जब उसमें से जो ग्रेन निकल जाता है, तो जो ड्राई मैटर है वो पराली है। उसको पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलाने से CO2 बहुत ज़्यादा निकलती है और कार्बन इमिशन होता है। तो इस पर जो है पर्यावरण की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली NCR में जानते हैं लोग, दिल्ली ऐसे बड़े शहरों में लोग घरों में कैद हो जाते हैं। अभी तो पिंक अलर्ट भी जारी हो चुका है, तो सरकार ने इसे रोकने का प्लान किया है। चलिए देखते हैं कैसे रोकते हैं। खैर, 2 बातों में चिंता का विषय है कि MSME जो लाखों करोड़ों लोग थे उनको कुछ विशेष सुविधा नहीं मिली है, और दूसरा टैक्स स्लैब में कोई सुविधा नहीं मिली है। अभी तो एक उसका कुछ अंश है, इसके दूसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। और अगर इस वीडियो से, इस तरह के इकोनॉमिक एनालिसिस से, इसके विश्लेषण से आपको प्रश्न सॉल्व करने में, आपको दूसरों से चर्चा करने में, आपको अपना ज्ञान बढ़ाने में अगर मदद मिलता है मित्रों, बच्चों, तो इसे आप सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और अपने मित्रों से शेयर करिए। उन्हें सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करिए कि ये जो तमाम टेक्निकल भाषा है इकोनॉमिक्स की, ये कुछ है नहीं, हमारे आसपास के ही शब्द हैं जो हम घरों में प्रयोग होते हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।